गांव में रहने के बावजूद दोनों पति पत्नी बहुत आराम से रह रहे थे। प्रेमा जी और आलोकनाथ जी के एक बेटा था जो कि शहर में रहता था। उसकी शादी हो चुकी थी। दोनों पति पत्नी शहर में ही ऑफिस में काम करते थे। एक दिन अचानक आलोकनाथ जी की तबीयत खराब हो जाती है। गांव के सरकारी अस्पताल में दिखाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बताया कि आपकी बीमारी का इलाज यहाँ नहीं हो सकता, आपको शहर के बड़े अस्पताल में ही जाना पड़ेगा। जिस कारण वह अपने बेटे को फ़ोन करते हैं तो बेटा तो पहले आनाकानी करता है, लेकिन फिर मजबूरन उसे अपने माँ और पिताजी को बुलाना पड़ता है। बहू इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, लेकिन उसे भी अपने पति की बात माननी ही पड़ी। आजकल प्रेमा जी और उनके पति आलोकनाथ जी अपने बेटे बहू के घर पर आए हुए हैं। प्रेमा जी का बेटा धीरज अपने ऑफिस के काम में इतना व्यस्त रहता है कि अपने माँ बाप से भी बात करने का वह समय नहीं निकाल पाता, और यदि कभी प्रेमा जी उससे कुछ पूछना चाहें या कोई बात करना चाहें तो वह चिढ़कर जवाब देता, क्या माँ, आप तो सारा दिन घर पर खाली बैठी रहती हो, पर मेरे पास इतना समय नहीं है जिसे मैं आपके साथ बर्बाद करूं। मुझे ऑफिस का भी बहुत काम करना है, इस तरह मुझे परेशान मत किया करो। यह कहकर वह चला जाता है। धीरज के मन में उनके माता पिता के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करके बहू ने ही जहर भर दिया था। प्रेमा जी अपने बेटे बहू के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहती, लेकिन अपनी किस्मत समझकर मन महसूस कर रह जाती। प्रेमा जी अपने अतीत में खोई थी। कितने बड़े पद पर कार्यरत थे धीरज के पिताजी। ऑफिस और परिवार दोनों की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभालते थे। फिर भी उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को भी समय दिया और माता पिता को भी। सबके साथ प्यार से बातें करते थे और अपने माँ बाबूजी की भावनाओं की भी कद्र करते थे। लेकिन हमारे बेटा बहू हमारी भावनाओं को तो क्या समझेंगे। उनसे तो सीधे मुंह बात भी नहीं की जाती। उनसे रसोई घर का सारा काम प्रेमा जी ही करती थी, लेकिन फिर भी उनकी बहू हमेशा यही जताती थी कि घर का सारा काम वही करती है। कई बार प्रेमा जी ने अपनी बहू को फ़ोन पर अपनी माँ से बात करते हुए सुना था, और बहू हमेशा यही कहते हुए मिलती थी, एक तो बच्चे की पढ़ाई है, ऊपर से घर का इतना सारा काम, और तीसरा मेरे सास ससुर भी घर पर आकर बैठे हैं। इतना भी नहीं समझते कि बेचारी अकेली जान क्या क्या करेगी। बच्चे के परीक्षा का टाइम है। प्रिया अपने पति से हमेशा कहती है कि माँ बाप को उनके घर छोड़ाओ। अगर मेरे बच्चे की परीक्षा अच्छी नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रेमा जी सब जानती थी। अपने पति की तबीयत देखते उनके मुंह पर ताला लगाए हुए थी। यूँ तो प्रेमा जी हर काम में उनकी मदद करती थी, लेकिन फिर भी बहू को उन्हें घर से निकलवाने का कोई न कोई बहाना चाहिए था। दरअसल प्रेमा जी अपने पति के इलाज के लिए बहू बेटे के घर में शहर में आकर रह रही थी, क्योंकि गांव से रोज़ रोज़ उनका इतनी दूर आना तो संभव नहीं था। प्रेमा जी को घुटनों में भी तकलीफ रहती थी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह कभी शिकायत नहीं करती थी। कभी कभी ज़्यादा उदास हो जाती थी तो उनका पोते के साथ खेलने का मन करता, लेकिन उसी समय बहू चिल्लाकर बोलती, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बेटे को हाथ लगाने की।
चुपचाप अपने कमरे में ही पड़ी रहो। प्रेमा जी को अब अपना जीवन बोझ सा लगने लगा था। सोचने लगी कि मेरे पति क्या बीमार पड़े, मेरे साथ दो शब्द प्यार के बोलने वाला भी कोई नहीं था। प्रेमा जी के पति का 10 दिन के बाद ऑपरेशन होना था और प्रेमा जी के घुटनों में इतना ज़्यादा दर्द था कि वह चल भी नहीं ठीक से पा रही थी। आज रविवार था, इसलिए बेटा भी घर पर ही था। इसलिए प्रेमा जी ने बेटे को कहा कि मुझे अस्पताल छोड़ दे, तेरे पिता जी की रिपोर्ट दिखानी है। लेकिन बेटे ने साफ इनकार कर दिया। क्या माँ, एक संडे की छुट्टी मिलती है, उसमें भी तुम परेशान करने लग जाती हो। रिक्शा ले लो, चली जाओ। यह बोलते हुए धीरज अपने कमरे में वापस चला गया और जाकर लेट गया। जैसे ही प्रेमा जी दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, इतने में बहू की आवाज़ आई, अजी सुनते हो, मुझे गाड़ी से पार्लर छोड़ दो, बहुत तेज़ धूप है। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, अंदर से आवाज़ आई। यह देखकर प्रेमा जी की भरी आंखें लिए बाहर निकल आईं और रिक्शा ढूंढने लगी। लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी तो पीछे से ही एक रिक्शा वाला आकर रुका और बोला, माँ जी, लगता है आपकी टांगों में तकलीफ़ है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। प्रेमा जी उसका धन्यवाद करती हुई रिक्शा में बैठ गईं और मन ही मन उसे दुआएं देने लगी। अस्पताल पहुंचकर जब उसे पैसे देने चाहे तो रिक्शा वाला बोला, माँ जी, इतनी धूप में आप पैदल दोबारा कैसे जाएंगी? मैं आपका यही इंतज़ार कर रहा हूँ, आपको वापस छोड़ दूँगा। रिक्शा वाले से प्यार भरे शब्द सुनकर प्रेमा जी भावुक हो गईं। जब तक प्रेमा जी के पति ठीक ठाक थे, तब तक मजाल है कोई उनके ऊपर उंगली भी उठा ले, परंतु जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है, तब से बेचारे एकदम लाचार और बेबस हो गए हैं। इन 2 महीने में ना जाने कितनी बार प्रेमा जी अपने बेटे बहू से खरी खोटी सुन ली हैं। हालांकि इलाज तो आलोकनाथ जी का रिटायरमेंट के पैसों से ही चल रहा था, लेकिन फिर भी उन पर एहसान जताया जा रहा था। एक दिन प्रेमा जी के पास उनके पति आलोकनाथ जी के दोस्त दिनेश जी का फ़ोन आया कि वह शाम को आलोकनाथ जी से मिलने आ रहे हैं। प्रेमा जी खुश हुई कि चलो धीरज के पापा का भी थोड़ा सा दिल बहल जाएगा। वह धीरज को बोलती हैं, तुम्हारे पापा के दोस्त आ रहे हैं तो थोड़ा नाश्ते का इंतज़ाम करना है, जो भी खर्चा होगा अपने पापा के पैसों से काट लेना। उनका नाम सुनते ही आलोकनाथ जी के दिल में एक नई ऊर्जा सी दौड़ गई। यह सुनकर बहू ने कुछ भी बनाने से साफ इनकार कर दिया। प्रेमा जी ने जैसे तैसे लंगड़ाते हुए सब काम किया। शाम को जब उनके दोस्त मिलने आए तो आलोकनाथ जी बहुत खुश हुए। वे अपनी पत्नी प्रेमा जी और उनसे बहू को मिलवाने लगे। धीरज से मिलकर उनके दोस्त बोले, साहबजादे, आज तुम जो भी हो अपने माता पिता की वजह से ही हो। तुम्हारी माता जी ने तो तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, सारा काम संभालते हुए भी कभी उफ तक ना की। इतना सब करना आसान नहीं होता। अब तुम्हारी बारी है इन्हें सुख देने की। अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करो, उन्हें कभी दुख मत देना और उनकी सेवा हमेशा दिल से करना। वह अभी बातें कर ही रहे थे कि इतने में बहू उनकी बात काटते हुए बोली, अंकल जी, बुरा मत मानना, लेकिन यह कोई अनोखे माँ बाप नहीं हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पाला है। इन्होंने कुछ अलग नहीं किया है। हर कोई अपनी
औलाद के लिए इतना काम तो करता ही है। जी अंकल जी, जी प्रिया बिल्कुल सही बोल रही है, और वैसे भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने माँ बाप को सुख देने की। हमने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। अपने बेटे बहू की जली कटी बातें सुनकर प्रेमा जी की आंखों में आंसू आ गए। वह सबके सामने अपने आप को कमज़ोर साबित नहीं करना चाह रही थी, इसलिए अपने पल्लू से आंसू पोंछ लिए और दिनेश जी से बोली, वैसे तो धीरज हमारा बहुत ख्याल रखता है, बहुत अच्छा बेटा है और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। इतने में धीरज भड़कते हुए बोला, माँ प्लीज़ मेरे सामने तो अच्छा बनने का नाटक मत करो। आपने ही इन लोगों को बोला होगा मुझसे यह सब कहने के लिए, और अब भोली बन रही हो। बेटे धीरज के मुंह से ऐसे कठोर शब्द सुनकर प्रेमा जी की आंखें आंसुओं से भर आईं। बिस्तर पर पड़े हुए आलोक नाथ जी को जैसे बहुत बड़ा धक्का सा लगा और वह लेटे लेटे ही बोल पड़े, जिस बेटे को कितने नाजों से पाला, अपना जीवन कुर्बान कर दिया, जिस पर वही आज अपनी माँ पिता की परवरिश पर सवाल कर रहा है, और वह भी अपनी पत्नी के सामने। अरे तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें मोह जाल में बांध लिया है, जिसके कारण तुम्हें कोई और नज़र ही नहीं आता। उधर धीरज की बातें सुनकर प्रिया ऐसे खुश हो गई जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। आखिर वह जो चाहती थी वही तो हो रहा था। दरअसल प्रिया ने चिकनी चुपड़ी बातें करके धीरज को अपने जाल में फंसा लिया था। अब तो धीरज प्रिया की हर बात मानता था। एक दिन धीरज जब ऑफिस से लौटा तो उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। प्रिया ने जब चेक किया तो देखा कि धीरज को बुखार था। उसका बदन भी बहुत दर्द हो रहा था। प्रिया ने जानबूझकर माँ पिताजी को कुछ न बताया और सारी रात धीरज की सेवा करने का नाटक करती रही। सुबह जब माँ को पता चला तो धीरज के पास जाकर पूछने लगी, बेटा तूने बताया नहीं, तेरी तबीयत खराब है। अगर पता होता तो मैं काढ़ा बना देती, एकदम से ठीक हो जाता। इतने में धीरज माँ बाप पर तंज कसते हुए बोला, आप तो रात को घोड़े बेचकर सो रहे थे, आपको क्या पता कि मेरा बदन कितना दर्द हो रहा था। बेचारी प्रिया ने रात भर जाकर मुझे दवाई दी और मुझे दर्द से राहत देने के लिए मेरी टांगें दबाती रही, तब जाकर मैं कहीं सो पाया। धीरज के ऐसे कहने पर प्रेमा जी की जिंदगी भर की मेहनत पर किसी ने पानी फेर दिया हो। प्रेमा जी करुण स्वर में बोली, बेटा दरवाज़ा बंद होता है तुम्हारा, मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है। वैसे तो तुमने सही कहा, तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारी सब कुछ है, हमने कभी तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं। इतने में आलोक नाथ जी बोले, बेटा मैं तो सारा दिन ऑफिस की जिम्मेदारी में लगा रहता था, लेकिन तुम्हारी माँ ने सारी रात जागकर तुम्हारा ध्यान रखा। ऐसे ही तुम्हारी माँ तेरे बड़े होने पर, तेरे एग्ज़ाम के सारे समय पर भी जब तू देर तक जागता था, तेरी माँ ही तेरे साथ जागती थी। कभी तुझे चाय बना कर देती तो कभी तेरा सर दबाती। मैंने तो सिर्फ अपने पैसे खर्च किए थे, परंतु उसने तो अपना दिन का चैन और रात की नींद तुझ पर कुर्बान की थी। और जब तूने प्रिया के साथ शादी करने की बात की थी तो भी तेरे खिलाफ थे,
लेकिन तेरी माँ हमेशा तेरे साथ खड़ी रही। शादी के बाद भी उसने बहू को अपनी बेटी की तरह ही प्यार किया, लेकिन उसने कभी तेरी माँ को माँ नहीं समझा। उसने तो बस तुझ पर अपना अधिकार जमाया। हमारे यहाँ आने के बाद भी तेरी पत्नी सिर्फ तेरी पसंद का खाना बनाती है। अपनी बचत से महंगा तोहफा लेकर आई हूँ यह कहकर तुझे अपने मोह जाल में फंसाने में कामयाब हो गई। धीरे धीरे वह तुझे हमसे दूर लेकर जा रही है। हम यह बात समझ रहे थे, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि हमें अपनी परवरिश पर यकीन था। लेकिन हमें नहीं पता था कि बेटा इतनी दूर चला जाएगा कि अपने माँ बाप की कुर्बानियों पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देगा। जब सुबह तेरी माँ कमरे में चाय नाश्ता लेकर गई तो तूने बोला कि नाश्ता यहाँ पर रख कर चली जाओ, हम बाद में खा लेंगे। बेचारी प्रिया रात भर नहीं सोई, उसे नींद पूरी करने दो। पत्नी की चिंता और जिस माँ ने अपनी नींद की परवाह ना करते हुए तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि तू इस संसार में स्वाभिमान के साथ जी रहा है, उसी के सारे प्रयासों पर तूने पानी फेर दिया। धीरज कुछ बोलने ही लगा था, लेकिन उसकी बात काटते हुए आलोक नाथ जी बोले, सच ही कहा है किसी ने, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी से क्या शिकायत करना। लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। अब मैं अपनी पत्नी का और अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपनी खुशहाल जिंदगी मुबारक हो। अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। ससुर जी, आज आपने पहली बार बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि दूसरों के घरों में नौकरों की तरह रहने से अच्छा है कि अपने घर में ही चले जाएं। बहू बेशर्मी से बोली, चलो देर से ही सही, लेकिन आप लोगों को मुझसे छुटकारा तो मिला, वरना मैं तो सोच रहा था कि मैं आपको गांव में छोड़ कर आऊं। बेटे और बहू की इन तीर समान बातों को सुनकर दोनों पति पत्नी अपना सामान समेट गांव की ओर चल दिए, लेकिन अपना अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। दोनों लोग रात को गांव वाले घर पहुँचे। घर जाकर मन में ढेर सारा दुख लिए वे दोनों सो गए और सुबह अपने बिस्तर से उठे ही नहीं। उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने दुखों से छुटकारा मिल गया। जैसे ही बेटे बहू को पता चला, दोनों तुरंत दिखावा करने के लिए भागते आए। सारे क्रियाक्रम के पश्चात धीरज ने घर को बेचने का फैसला कर लिया ताकि वह शहर जाकर आराम से रह सके। जैसे ही आलोकनाथ जी के दोस्त ने यह सुना कि उनका मकान बेचा जा रहा है, वह तुरंत घर पर आए और धीरज से बोले, बेटा, तुमने कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी के कमरे में जो अलमारी है उसे खोलो। जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारे पिताजी उसे कभी हाथ क्यों नहीं लगाने देते थे। तभी उसे याद आया कि उसने कितनी बार पापा की अलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन हमेशा पिताजी अलमारी खोलते देखकर उसे डांट देते थे। वह तो उसे अलमारी के पास भी नहीं आने देते थे। लेकिन आज आखिरकार राज से पर्दा खुलने वाला था। जैसे ही धीरज ने अलमारी खोली, उसके अंदर कुछ पेपर्स रखे दिखाई दिए। जब उसने वह कागज़ खोल कर देखे तो सोचा कि कुछ ज़मीन जायदाद के कागज़ होंगे, लेकिन उन पेपर को पढ़ते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन पर लिखा था कि आज से 25 साल पहले उन्होंने धीरज को अनाथ आश्रम से गोद लिया था।
धीरज का दिमाग झनझना गया और हाथ पैर सुन्न पड़ गए। शरीर में तो जैसे जान ही नहीं रही और पेपर छोड़कर जमीन पर गिर पड़ा। धीरज की ऐसी हालत देखकर जब प्रिया ने पेपर उठाकर पढ़ी तो वह भी हक्की बक्की रह गई। पिताजी ने अपनी सारी जायदाद और गहने धीरज और उसकी पत्नी के नाम कर दिए थे। अब तो धीरज शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा था। यह आखिर क्या कर दिया मैंने, जिन माता पिता ने इस अनाथ को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाया, एक नया जीवन दिया, मेरी सारी खुशियाँ और इच्छाओं को महत्व देते हुए अपने जीवन को एक तरफ रख दिया। उन्हें मैं कुछ दिन अपने घर में भी जगह न दे पाया और जलील करके वहाँ से वापस भेज दिया। लानत है मुझ पर जो मैं उन्हें 2 वक्त की रोटी इज्जत से ना खिला सका। आज वह खुद से नज़र नहीं मिला पा रहा था। इन सब घटनाओं से हैरान हुई प्रिया थोड़ी देर के लिए तो कुछ न बोल सकी, लेकिन खुद को संभाला तो धीरज से कहा कि गुनहगार तो मैं हूँ जो उम्र भर आपके माँ बाप के खिलाफ आपके मन में जहर घोलती रही। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। जब सब लोग चले गए तो वहाँ से उठकर धीरज माँ बाबूजी की तस्वीर के आगे घुटने टेक कर माफ़ी मांगने लगा। माँ बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, हमसे तो घोर पाप हो गया है। अपने बेटे होने तक का मैं फ़र्ज ना निभा पाया। माँ बाबूजी की तस्वीर के आगे रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई थी। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोला कि काश तुमने हमें जीते जी यह सम्मान और थोड़ा सा प्यार दिया होता। अब जब तुम्हें अपने किए पर पश्चाताप हो चुका है तो हमें अपनी तपस्या का फल मिल गया है और अब हम चैन से मुक्ति पा जाएंगे। लेकिन धीरज अचानक नींद से जाग गया। सामने देखा तो कोई ना था। उसे लगा कि उसके माँ बाप थे, क्योंकि उसकी माँ बचपन में ही ऐसे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती थी। अब धीरज को रह रहकर अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब पछताने से वापस तो नहीं आ सकता। यह बात जब गांव वालों को पता चली तो लोग धीरज और उसकी पत्नी पर थू थू करते हैं। कहते हैं कि जिन माँ बाप ने अपने गोद लिए हुए बेटे के लिए जी जान लगा दिया, वही बेटा बुढ़ापे में उनका सहारा नहीं बन सका। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।